3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला की राजधानी कराकस का आसमान अचानक लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और जमीन धमाकों से कांप जाती है। ये कोई गृहयुद्ध नहीं था, ना ही कोई तख्ता पलट। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने एक देश के राष्ट्रपति को रातों रात सत्ता से बेदखल कर दिया। आज हम इसी घटना की परतें खोलेंगे। इसका नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस रात क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसकी नौबत आई क्यों। हम इस पूरे मिलिट्री एक्शन को वेनेजुएला के दशकों के आर्थिक पतन से, वैश्विक तेल की राजनीति से और ट्रंप प्रशासन की उस विवादास्पद डोनरो डॉक्ट्रिन से जोड़कर देखेंगे। हमारे पास इस घटना के सैन्य, आर्थिक और भू राजनीतिक हर पहलू को समझने के लिए कई स्रोत मौजूद हैं। तो चलिए सीधे उस रात पर चलते हैं। ये सब हुआ कैसे? खैर, गहरी नींद में था। अमेरिकी विमानों ने एक साथ हमला बोला और इनमें सिर्फ सामान्य लड़ाकू विमान नहीं थे, बल्कि F-22 रैप्टर और B-1B लैंसर जैसे बहुत ही अत्याधुनिक विमान शामिल थे। F-22 रैप्टर, ये तो अमेरिका के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से हैं। इनका इस्तेमाल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। सही कहा। F-22 का इस्तेमाल ये दिखाता है कि अमेरिका किसी भी तरह के हवाई प्रतिरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहता था। उनका मकसद था वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को काम करने का मौका दिए बिना ही उसे तबाह कर देना। और B-1B लैंसर बॉम्बर्स ने बड़े और महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे सैन्य मुख्यालयों और संचार टावरों पर सटीकता से बमबारी की। शहर की बिजली काट दी गई ताकि अंधेरे और अफरा तफरी का माहौल बन जाए। हाँ बिल्कुल। और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर जमीनी कार्रवाई शुरू हुई। और जमीन पे कौन था? जमीन पर अमेरिका की सबसे एलीट यूनिट्स थीं, डेल्टा फोर्स और 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट, जिन्हें नाइट स्टॉकर्स भी कहा जाता है। ये रात में ऑपरेशन करने के माहिर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ FBI की होस्टेज रेस्क्यू टीम भी थी। तो तकनीकी रूप से देखें तो ये एक सैन्य हमला कम और एक गिरफ्तारी का वारंट ज्यादा था। FBI का काम था मादुरो को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करना। और फिर वो तस्वीर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में निकोलस मादुरो थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, एक जहाज पर, शायद US इवो जिमा पर। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक तरह का सार्वजनिक अपमान भी था। बिल्कुल। और इस तस्वीर के आने के कुछ ही मिनटों बाद अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने घोषणा की कि मादुरो और उनकी पत्नी पर नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं से जुड़े आतंकवाद के आरोप तय किए गए हैं। ये पूरी दुनिया को बताने का तरीका था कि अमेरिका इसे एक अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई के तौर पर देख रहा है, न कि किसी देश पर हमले के तौर पर। लेकिन जाहिर है इस तरह के ऑपरेशन में नुकसान तो हुआ ही होगा। हाँ, शुरुआती जो अपुष्ट रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक कम से कम 40 वेनेजुएला के नागरिक और सैनिक मारे गए और 2 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। और जहां तक सत्ता की बात है, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। पर यह सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि असल में सरकार का पूरा ढांचा, पूरी नौकरशाही वही रही जो मादुरो के वफादार लोगों से भरी हुई थी। तो ये तो हुई उस रात की कहानी, बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी। लेकिन हर फिल्म का एक प्लॉट होता है, एक मकसद होता है। अमेरिका का मकसद क्या था? गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के बयान काफी सीधे और स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, जब तक सत्ता ठीक से किसी और के हाथ में नहीं आ जाती, देश हम ही चलाएंगे। और उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को डोनरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया। ये डोनरो डॉक्ट्रिन नाम बड़ा दिलचस्प है। सुनने में 19वीं सदी की मनरो डॉक्ट्रिन जैसा लगता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी मनरो डॉक्ट्रिन का 21वीं सदी का संस्करण है, कह सकते हैं। 19वीं सदी की मनरो डॉक्ट्रिन कहती थी कि यूरोपीय ताकतें अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रहें, ये हमारा इलाका है। डोनरो डॉक्ट्रिन उसी विचार को और आगे ले जाती है। इसका संदेश साफ है, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती नहीं दी जा सकती, और अगर अमेरिका को लगता है कि कोई देश उसके हितों के लिए खतरा है, तो वो सीधे हस्तक्षेप कर सकता है, भले ही इसके लिए सैन्य बल का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। लेकिन आधिकारिक तौर पर तो कारण नार्को टेररिज्म बताया गया। हाँ, और ये आरोप नए नहीं थे। ये आरोप 2020 में भी लगाए गए थे। लेकिन ट्रंप के पुराने बयानों को देखें,
जैसे 2020 में उनका कहना था कि हम सारा तेल अपने पास रखेंगे। तो असली मकसद साफ हो जाता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। ये तेल ही इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ट्रंप ने गिरफ्तारी के बाद ये भी कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल उद्योग में बहुत मजबूती से शामिल होंगी, तो मंशा छिपी भी नहीं है। मतलब ये सब अचानक तो बिल्कुल नहीं हुआ, इसकी तैयारी काफी पहले से चल रही होगी। वेनेजुएला पर दबाव बनाने का एक तरीका था। CIA की एक टीम वेनेजुएला के अंदर सक्रिय थी, जो मादुरो की हर हरकत पर नजर रख रही थी। यहां तक कि वेनेजुएला के तेल टैंकरों को अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में जब्त किया जा रहा था। और एक और महत्वपूर्ण कदम था मादुरो से जुड़े कार्टेल ऑफ द सन्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित करना। ये कार्टेल ऑफ द सन्स, ये क्या है? नाम काफी नाटकीय लगता है। जो जनरल के स्टार्स मतलब जो सूरज बने होते हैं, उसकी वजह से उन्हें कार्टेल ऑफ द सन्स कहा जाता है। इस गुट को आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका ने मादुरो सरकार को एक ड्रग्स माफिया सरकार के रूप में पेश करने की जमीन तैयार कर ली, जिससे सैन्य कार्रवाई को सही ठहराना आसान हो गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि वेनेजुएला इस हालत में पहुंचा कैसे। एक ऐसा देश जो तेल के भंडार पर बैठा है, वो इतना कंगाल और अस्थिर कैसे हो गया कि कोई दूसरा देश आकर उसके राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर ले। 1970-80 के दशक में तो वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में से एक था। देखिए, ये एक रेंटियर स्टेट का यानी तेल के किराए पर चलने वाली अर्थव्यवस्था का एक क्लासिक और दुखद उदाहरण है। जब तक तेल की कीमतें आसमान पर थीं, तब तक सब ठीक था। सरकार के पास बेशुमार पैसा था जिसे वो सामाजिक योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च करती थी। लेकिन उन्होंने तेल के अलावा अर्थव्यवस्था के किसी और हिस्से पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये एक तरह से संसाधनों के अभिशाप या रिसोर्स कर्स का क्लासिक केस है। मतलब जिस तेल ने उन्हें अमीर बनाया, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उसके अलावा कुछ और बनाने या करने की सोची ही नहीं। और जब 1980 के दशक में तेल की कीमतें गिरीं, तो पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। फिर ह्यूगो शावेज का दौर आया 1999 से 2013 तक। उस समय तेल की कीमतें फिर से बढ़ीं और शावेज ने उस पैसे का इस्तेमाल गरीबी कम करने के लिए बोलिवेरियन मिशंस जैसी सामाजिक योजनाओं पर किया। इससे उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने अर्थव्यवस्था की नींव को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। जैसे कि उन्होंने स्टील, सीमेंट, बैंकिंग मतलब कई प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी कंपनी सरकारी तेल कंपनी PDVSA से करीब 20,000 अनुभवी इंजीनियरों और मैनेजरों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वे उनके राजनीतिक विरोधी थे, और उनकी जगह अपने वफादार लोगों को भर दिया। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता पूरी तरह बर्बाद हो गई। साथ ही उन्होंने सख्त मुद्रा नियंत्रण लागू कर दिए, जिससे व्यापार करना लगभग असंभव हो गया। तो शावेज ने तो नींव कमजोर कर दी थी, लेकिन मादुरो के आने के बाद तो जैसे पूरी इमारत ही ढह गई। ऐसा क्या हुआ उनके दौर में? मादुरो के दौर में अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 2013 में उनके सत्ता में आने के बाद से देश की GDP में 80% से ज्यादा की गिरावट आई है। और महंगाई का तो पूछिए ही मत। 2018 में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 1,30,060% के स्तर पर पहुंच गई थी। 1,30,000%। इसे समझना भी मुश्किल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज सुबह 1 रुपए की थी, वो शाम तक शायद 10 रुपए की हो जाती होगी। बिल्कुल, आम लोगों के लिए तो जीना ही असंभव हो गया होगा। और इसी वजह से हमने वो तस्वीरें देखी जहां लोग जिंदा रहने के लिए कचरे से खाना ढूंढ रहे थे, दुकानों की अलमारियां पूरी तरह खाली थीं और अस्पतालों में बुनियादी दवाएं तक नहीं थीं। इसी आर्थिक तबाही के कारण 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग गए। 70 लाख? जी, जो आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक है। यही वो जमीन थी जिस पर ये राजनीतिक संकट पैदा हुआ, जिसका अंत इस अमेरिकी हमले के रूप में हुआ। जाहिर है, जब एक देश की सेना दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को ही उठा ले जाए, तो दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई? दुनिया पूरी तरह बट गई। एक तरफ रूस, चीन, ईरान और क्यूबा जैसे देश थे जिन्होंने इसकी बहुत कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। रूस ने तो इसे काउबॉय डिप्लोमेसी तक कह दिया।
यहाँ तक कि फ्रांस जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगी ने भी इस एक तरफा कार्रवाई पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इसे एक खतरनाक मिसाल बताया जो भविष्य में और अस्थिरता पैदा कर सकती है। और दूसरी तरफ कुछ देशों ने इसका स्वागत भी किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने इसकी तारीफ करते हुए इसे तानाशाही के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया। लेकिन सबसे ज्यादा जश्न वेनेजुएला से भागकर दूसरे देशों में रह रहे लोगों ने मनाया। अमेरिका के फ्लोरिडा, स्पेन के मैड्रिड और कोलंबिया के बोगोटा जैसे शहरों में सड़कों पर लोग नाचते गाते नजर आए। उनके लिए ये सालों के उत्पीड़न और दुख के अंत की एक उम्मीद थी। और अमेरिका के अंदर कैसा माहौल था? क्या वहां सब लोग इस फैसले के साथ थे? अधिकार के तहत की गई एक कानूनी कार्रवाई बताया। वहीं कई डेमोक्रेट्स ने इसे एक अवैध युद्ध कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये कदम उठाया है, जो अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तेल के लिए खून नहीं या नो ब्लड फॉर ऑयल जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी घटना का वैश्विक बिसात पर क्या असर पड़ेगा? खासकर भारत जैसे देशों के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका सबसे बड़ा और सीधा असर तेल बाजार और वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। भारत के लिए इसमें एक अवसर छिपा हो सकता है। भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL का लगभग $1 बिलियन वेनेजुएला में फंसा हुआ है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से निकल नहीं पा रहा था। अब जब अमेरिका का नियंत्रण है तो उम्मीद है कि ये पैसा भारत को वापस मिल सकता है। और तेल के आयात का क्या? भारतीय रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए काफी उपयुक्त हैं। सही बात है। प्रतिबंध हटने के बाद भारत फिर से वेनेजुएला से सस्ता भारी कच्चा तेल खरीद सकेगा, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरी तरफ ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चीन अब तक वेनेजुएला का सबसे बड़ा कर्जदार और निवेशक था। वो वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज देता था और बदले में तेल लेता था। अब अमेरिकी नियंत्रण के बाद वेनेजुएला में चीन का प्रभाव लगभग खत्म हो जाएगा। और अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब है? अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी भू राजनीतिक जीत है। वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण करके अमेरिका ओपेक और सऊदी अरब जैसे देशों पर अपनी निर्भरता बहुत कम कर सकता है। यह उसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बेजोड़ ताकत बना देगा। कई विश्लेषक इसकी तुलना 1989 में पनामा में मैनुएल नोरिगा या 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के अमेरिकी अभियानों से कर रहे हैं। यह एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता की कोई सीमा है, या ताकतवर देश अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व सिर्फ एक रात की सैन्य कार्रवाई नहीं थी। इसकी जड़ें वेनेजुएला के दशकों पुराने आर्थिक पतन, तेल पर उसकी घातक निर्भरता और अमेरिका की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बहुत गहरी थी। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यह है, इस ऑपरेशन ने एक नेता को तो सत्ता से हटा दिया, लेकिन उस नेता द्वारा बनाया गया टूटा हुआ, भ्रष्ट और खोखला तंत्र अभी भी अपनी जगह पर है। अमेरिका का वेनेजुएला के तेल कुओं पर नियंत्रण कर लेना एक बात है, लेकिन एक ऐसे देश का पुनर्निर्माण करना जिसकी अर्थव्यवस्था, समाज और संस्थान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, ये एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती है। 21वीं सदी में एक देश का दूसरे देश को चलाने का असल में क्या मतलब है, और वेनेजुएला के लोगों को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की असली कीमत क्या और कब तक चुकानी पड़ेगी? ये सवाल आने वाले कई सालों तक गूंजता रहे।